वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 14। और आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबशन एनालिसिस। आज के लेक्चर में हम कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंबशन एनालिसिस। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया था, लेकिन इससे प्रीवियस मेथड में जो हमने टेक्निक यूज़ की थी उसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं, या फिर उसको हम 4 स्टेप मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए वो है कंबशन एनालिसिस। और कंबशन एनालिसिस की टेक्निक हम तब यूज़ करते हैं जब गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, कार्बन और हाइड्रोजन, या फिर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 एलिमेंट प्रेजेंट हो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 2 एलिमेंट्स होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन, या फिर ये 3 एलिमेंट्स होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम कंबशन एनालिसिस की टेक्निक यूज करते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन तीनों के अलावा बाकी के एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि सल्फर आ रहा है, सल्फर, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजेंस वगैरह आ रहे हैं, तो फिर हम ये टेक्निक यूज नहीं कर सकते। ये टेक्निक फिर फेल हो जाती है। फिर हम कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए बाकी हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स का यूज करते हैं, लेकिन कंबशन एनालिसिस हम यूज नहीं करते। कंबशन एनालिसिस हम सिर्फ तब यूज करेंगे जब गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो ये 2 एलिमेंट्स हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन, या फिर ये 3 एलिमेंट्स हो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तब हम कंबशन एनालिसिस की टेक्निक यूज करेंगे। और एनालिसिस आपको पता है क्या होता है? एनालिसिस कहते हैं तजिया करना, और ये 2 टाइप की होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। कंबशन एनालिसिस को हम क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है। यानी वो एनालिसिस जिस एनालिसिस में हम कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, या फिर परसेंटेज, या फिर अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, उस एनालिसिस को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस का नेम देते हैं। तो इस टेक्निक में भी हम एलिमेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेंगे उनमें ये 3 एलिमेंट्स होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों एलिमेंट्स की हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इस टेक्निक को हम क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस का नेम भी देते हैं। Those organic compounds which simply consist of carbon, hydrogen and oxygen can be analyzed by combustion. The sole products will be CO2 and water. जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग होती है या ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन होती है, कंबशन क्या होती है? कंबशन की डेफिनेशन आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसकी स्टडी की थी। कंबशन हम कहते हैं द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना या जलना, उसको हम कंबशन का नेम देते हैं। और जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन होती है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में चेंज होता है, प्लस हीट रिलीज होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, इसलिए इन रिएक्शन में हीट जो है वो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। यानी ये प्रोडक्ट्स होंगे। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बर्न करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम सेपरेटली कलेक्ट कर लेंगे। These 2 products of combustion are separately collected. कलेक्ट करने के बाद हम इन दोनों सब्सटेंसेस के मैसेस कैलकुलेट करेंगे। मैसेस कैलकुलेट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट कार्बन की परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे, और वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन की परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन की परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑक्सीजन तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मेथड ऑफ डिफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है ये भी आगे जाके इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा
कि मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है, और मेथड ऑफ डिफरेंस से हम ऑक्सीजन की परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट, यानी किस तरह से हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे इन द गिवन सैंपल ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने अगली जो सेकंड हेडिंग देनी है वो कंबशन एनालिसिस की हेडिंग देनी है आपने, या फिर कंबशन एनालिसिस की जगह आप एक्सपेरिमेंट की हेडिंग भी दे सकते हो। अब इसमें स्टेप नंबर 1 यानी जो एक्सपेरिमेंट है और कंबशन एनालिसिस है, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, उसकी हम एक वेट अमाउंट लेंगे, यानी उसकी एक कैलकुलेटेड अमाउंट हम लेंगे। अ वेट सैंपल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लेस्ड इन द कंबशन ट्यूब। उसको हम इस कंबशन ट्यूब में लेंगे, उस कंपाउंड को हम इस कंबशन ट्यूब में लेंगे जिस कंपाउंड का हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, और उसके बाद इस कंपाउंड की हम कंबशन करवाएंगे। कंबशन मीन कि इसकी हम बर्निंग करवाएंगे, इसकी बर्निंग करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ये कंबशन ट्यूब फिट होती है फर्नेस के साथ। दिस कंबशन ट्यूब इज फिटेड इन अ फर्नेस। फर्नेस में इसकी बर्निंग करवाई जाती है, और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग होगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है, कार्बन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट कार्बन की ऑक्सीडेशन करता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन की ऑक्सीडेशन ये कार्बन डाइऑक्साइड में करेगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करता है हाइड्रोजन ऑक्साइड में, या इसको हम वाटर भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम वाटर होता है, और इसका जो केमिकल नेम, इसकी बहुत सारी केमिकल नेम है। एक केमिकल नेम इसका हाइड्रोजन ऑक्साइड है, और ये स्टीम फॉर्म में होती है, यानी गैसेस फॉर्म में होती है, और ये भी गैस होती है। यानी ऑक्सीजन जो है ये कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करेगा, वाटर को हाइड्रोजन ऑक्साइड में चेंज कर देगा, इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में इनको चेंज कर देगा। और यहाँ पे फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा, यानी स्टीम प्रोड्यूस होगी। ये दोनों जो गैसेस हैं आगे की तरफ मूव करेंगी, और जो नेक्स्ट चैम्बर है उस चैम्बर में, उसको हम वाटर एब्जॉर्बर कहते हैं। इस चैम्बर में हम मैग्नीशियम परक्लोरेट का यूज करेंगे। मैग्नीशियम परक्लोरेट का ये काम होता है कि ये यहाँ से जो स्टीम आ रही है उस स्टीम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और मैग्नीशियम परक्लोरेट की मदद से हम वाटर का मास कैलकुलेट कर लेंगे। मैग्नीशियम परक्लोरेट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे ये भी प्री वेट होगा, यानी इसका भी पहले से हम वेट कैलकुलेट करेंगे। इसका वेट कैलकुलेट करके इसको हम इस चैम्बर में प्लेस करेंगे, और हम सपोज कर रहे हैं कि इसका जो वेट हमने कैलकुलेट किया वो 3 ग्राम था, लेकिन जब इसने स्टीम को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया तो इसका वेट 3 ग्राम से 5 ग्राम हो गया। इट्स मीन कि जो स्टीम इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया उसका मास कितना, उसका मास 2 ग्राम है, क्योंकि मैग्नीशियम परक्लोरेट का जो मास था इस प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले वो 3 ग्राम था, लेकिन जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और इसने स्टीम को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया तो इसका मास 5 ग्राम हो गया। 5 ग्राम होने का मतलब है कि इसने जो स्टीम को एब्जॉर्ब किया उसका मास कितना है, 2 ग्राम है। यानी स्टीम यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रह जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर आगे की तरफ मूव करेगी नेक्स्ट चैम्बर में। नेक्स्ट चैम्बर में हमारे पास CO2 एब्जॉर्बर है, इसको हम CO2 एब्जॉर्बर कहते हैं। और CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए हम 50% KOH का सोल्यूशन यूज करेंगे। 50% की मीनिंग है कि इसमें 50% तो KOH है यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और 50% इसमें वाटर है। इसका काम होता है कि CO2 को एब्जॉर्ब करना। ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और इसकी मदद से हम CO2 का मास कैलकुलेट कर लेंगे। हम सपोज कर इसकी भी हम प्री वेट अमाउंट लेंगे, यानी इसकी भी पहले हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, इसका मास कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद इसको हम इस चैम्बर में प्लेस करेंगे, और हम सपोज कर रहे हैं कि इसका जो हमने मास लिया था वो 2 ग्राम था, और जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया तो इसका मास 3 ग्राम हो गया। इसके मीनिंग है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मास कितना है, 1 ग्राम। यानी मैग्नीशियम परक्लोरेट एंड 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मदद से हम इन दोनों के मैसेज कैलकुलेट कर लेंगे रिस्पेक्टिवली।
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो गैसेस एब्जॉर्ब नहीं हुई वो यहाँ पे आ जाएंगी, लेकिन कार्बन और स्टीम जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुकी होंगी। इसके अलावा अगर कोई वेस्ट मटेरियल है तो उसको फिर हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। अदर सब्सटेंसेस नॉट एब्जॉर्ब, यानी वो सब्सटेंसेस जो एब्जॉर्ब नहीं हुए वो यहाँ पे आके प्लेस हो जाएंगे और उनको हम एज अ रेसिड्यू ऑब्टेन कर लेंगे। इसका जो एक्सपेरिमेंट है और कंबशन एनालिसिस है, इसमें बहुत सारे जो है वो पॉइंट्स हैं या स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है? ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू बर्न द कंपाउंड, यानी ऑक्सीजन को हमने सप्लाई किया तो कंपाउंड को बर्न करने के लिए। और हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में और कार्बन जो है वो कन्वर्ट होगी CO2 में। These gases are absorbed in magnesium perchlorate and 50% potassium hydroxide respectively। और इन दोनों की मदद से, यानी मैग्नीशियम परक्लोरेट और 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मदद से हम इनके masses कैलकुलेट कर लेंगे। The difference in the masses of these absorbers gives us the amount of water and CO2 produced। The amount of oxygen is determined by the method of difference, यानी ऑक्सीजन की जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हम कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, वाटर की मदद से हम हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन रह जाएगा, ऑक्सीजन की परसेंटेज हम मेथड ऑफ डिफरेंस की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। हमने इनके मैसेज तो कैलकुलेट कर लिए, इसका मैस भी हमने कैलकुलेट कर लिया मैग्नीशियम परक्लोरेट की मदद से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी हमने मैस कैलकुलेट कर लिया 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मदद से। अब हम इनकी परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे, यानी कार्बन में प्रेजेंट कार्बन की परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रेजेंट कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अब हम एलिमेंट्स की परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे। इस कंपाउंड में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों एलिमेंट्स की हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम इससे प्रीवियस लेक्चर में भी उसकी स्टडी कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन, mass of carbon divided by mass of organic compound और मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर हमने कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो हमें कार्बन का मास पता होना चाहिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास भी पता होना चाहिए। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने यहाँ पे यूज किया था उसकी हमने कैलकुलेटेड अमाउंट इसमें प्लेस की थी, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास तो हमें पता होगा, लेकिन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का मास कितना है, उस कार्बन का मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब बर्निंग होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होते हैं। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी भी कार्बन थी वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो चुकी है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में से हमने कार्बन का मास कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी भी कार्बन थी वो चेंज हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसलिए कार्बन का मास हम कार्बन डाइऑक्साइड में से कैलकुलेट करेंगे। हम सपोज करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका मास कैपिटल एम है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका मास स्मॉल एम है। कार्बन डाइऑक्साइड में से हमने अब कार्बन का मास कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी भी कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो चुकी है और इसी में से हम कार्बन का मास कैलकुलेट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो 44 ग्राम होता है, 44 ग्राम, और इस 44 ग्राम में कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम। 44 ग्राम में से कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम कार्बन के 12 ग्राम की इक्वल है। और अगर इसका मास 1 ग्राम हो तो
तो फिर इसका मास कितना होगा, 12/44 ग्राम हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास 44 ग्राम है तो उसमें 12 ग्राम तो कार्बन होगा, कार्बन का मास होगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास 1 ग्राम करते हैं तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 12/44 ग्राम। ये 44 सिंपली यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो कार्बन का मास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास जो हमने सपोज किया वो m ग्राम हमने सपोज किया। तो अगर इसका मास m ग्राम हो तो फिर हाइड्रोजन कार्बन का मास कितना होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास m ग्राम है तो कार्बन का मास कितना होगा। इस इक्वेशन को बहुत सारे मल्टीप्लाई कर देंगे हम m से, ये m ग्राम हो जाएगा और ये 12/44 m ग्राम, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास अगर 44 ग्राम है तो उसमें कार्बन का मास 12 ग्राम है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास हम 1 ग्राम कर दें तो कार्बन का मास इतना हो जाएगा। और यहाँ पे तो हमने सपोज किया था इसका मास वो स्मॉल m ग्राम सपोज किया था, तो उसका मास अगर m ग्राम है तो कार्बन का मास इतना हो जाएगा। ये हमारे पास कार्बन का मास है कार्बन डाइऑक्साइड के m ग्राम में। अब ये तो कार्बन का मास आया, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, मास ऑफ कार्बन हम यहाँ पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन का तो मास आया ये, इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 12/44 m ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे तो स्मॉल m है, स्मॉल m किसका मास था, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो स्मॉल m की जगह मैं लिखने लगा हूं मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 12/44 और इनटू 100। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले की मदद से हम कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। मास ऑफ CO2 हमने कहां से कैलकुलेट किया था, 50% KOH, यानी 50% KOH के सॉल्यूशन से हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। और जो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भी कैलकुलेटेड अमाउंट थी इसकी। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था उसकी तो हमने अमाउंट ली थी वो प्री वेट थी। प्री वेट मीन कि वो कैलकुलेटेड थी, उसकी अमाउंट का भी हमें पता था, तो उसका मास भी हमें पता है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। सिंपली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे और हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद कार्बन की परसेंटेज के बाद हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास का तो हमें पता है क्योंकि ये प्री वेट था, ये कैलकुलेटेड अमाउंट हमने इसकी यूज की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास की। लेकिन मास ऑफ हाइड्रोजन, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का कितना मास है उसको हमने कैलकुलेट करना है। अब हम सपोज करेंगे ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी भी हाइड्रोजन थी, कंबशन के बाद वो हाइड्रोजन चेंज हो गई थी H2O में, यानी वाटर में, स्टीम में चेंज हो गई थी। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी भी हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है तो वो हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो गई है। अब वाटर में हम हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी भी हाइड्रोजन थी वो हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो गई है। सो वाटर में हम हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। हम सपोज करते हैं कि इसका मास कैपिटल M है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और वाटर का मास स्मॉल m, और वाटर में से हमने हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करना है। वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम। इस 18 ग्राम में से हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2.018 ग्राम, सॉरी 16 ग्राम।
2.016 ग्राम। वाटर का मास 18 ग्राम है। 18 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2.016 ग्राम होता है। क्योंकि 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 हाइड्रोजन एटम का मास 1.008 ग्राम होता है। लेकिन वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? इससे डबल हो जाएगा, यानी 2.016 ग्राम हो जाएगा। और अगर इसका मास हम 1 ग्राम करते हैं, वाटर का मास हम 1 ग्राम करते हैं, तो इसका मास कितना होगा? 2.016 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम। 18 डिवाइडेड बाय 18। वाटर का मास अगर 18 ग्राम है तो हाइड्रोजन का मास इतना होगा। और अगर वाटर का मास 1 ग्राम करते हैं तो हाइड्रोजन का मास इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमने सपोज किया था वाटर का मास वो m था, तो m से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को बहुत सारा, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2.016 डिवाइडेड बाय 18 m ग्राम। ये हाइड्रोजन का मास है। अब ये तो हाइड्रोजन का मास आया है, इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। 2.016 डिवाइडेड बाय 18 m ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अब इसको रीअरेंज कर देंगे। ये तो स्मॉल m है। स्मॉल m जो है ये मास है, मास ऑफ वाटर, इसलिए मैं स्मॉल m की जगह लिखने लगा हूं मास ऑफ वाटर, क्योंकि स्मॉल m किसका मास था? वाटर का। मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 2.016 डिवाइडेड बाय 18 और मल्टीप्लाई 100। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से हम हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। मास ऑफ वाटर हमने इससे कैलकुलेट किया था मैग्नीशियम पर क्लोरेट की मदद से। मैग्नीशियम पर क्लोरेट की मदद से हमने वाटर का मास कैलकुलेट किया था, और जो वाटर का मास हम इसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, ये प्री वेट था, और बाकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। इस फॉर्मूले से हम कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, और इस फॉर्मूले से हम हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हम ऑक्सीजन की परसेंटेज रह गई है। ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑक्सीजन की परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस से। मेथड ऑफ डिफरेंस के मीनिंग होते हैं यानी माइनस कर देना, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज आएगी, टोटल परसेंटेज है वो 100 में से होती है। टोटल परसेंटेज 100 में से होती है, और 100 में से हम कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को माइनस कर देंगे। बाकी तो रिमेनिंग परसेंटेज होगी वो किसकी होगी? वो ऑक्सीजन की होगी। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को हम सम करेंगे और उसको 100 में से माइनस कर देंगे। बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज आएगी हमारे पास वो ऑक्सीजन की होगी। अब मैं बुक की एग्जांपल नंबर 4 सोल्व करने लगा हूँ। एग्जांपल नंबर 4 में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है फ्रॉम कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस की मदद से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। और सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कह रहा है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, और उसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन was subjected to combustion analysis, यानी कि उनकी combustion analysis करवाई गई है। और combustion analysis करवाने के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका हम प्री वेट लेते हैं।
यानी कि उसकी जो अमाउंट होती है वो कैलकुलेटेड होती है। कैलकुलेटेड अमाउंट हम लेते हैं उस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड की और उसको एक हम कंबस्शन चैम्बर में डालते हैं या प्लेस करते हैं, जिसका हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। और इस न्यूमेरिकल में जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है वो बता रहे हैं हमें इस न्यूमेरिकल में 0.5439 ग्राम है। इतना मास उस कंपाउंड का, उसकी कंबस्शन एनालिसिस करवाई गई है। जब कंबस्शन एनालिसिस करवाएंगे, जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम कंबस्शन एनालिसिस करवाते हैं, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है, कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और वाटर की ऑक्सीडेशन होती है स्टीम में। स्टीम यानी ये गैसियस फॉर्म में होती है, ये भी गैस होती है। यानी जब भी हमारे पास कंबस्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग होगी, तो हमारे पास जो सोल्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और वाटर होगा। और इन दोनों के मास भी गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड के मास भी गिवन है। इसके मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये जो यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू लिखी हुई है, ये इसने जो कैलकुलेट किए कार्बन डाइऑक्साइड का मास वो है 1.039 ग्राम है। और ये इसने कैसे कैलकुलेट किया? ये इसने 50% KOH का जो सोल्यूशन है उसकी मदद से कैलकुलेट किया। और जो वाटर है, वाटर का जो मास है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वाटर का मास हम पोटेशियम पर क्लोरेट की मदद से कैलकुलेट करते हैं इन कंबस्शन एनालिसिस। डिटरमिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने डिटरमिन करना है। अब न्यूमेरिकल को करने के 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 गिवन डाटा होता है, स्टेप नंबर 2 होता है सॉल्यूशन टू फाइंड, और स्टेप नंबर 3 होता है सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं गिवन डाटा क्या है। इसमें मासेस गिवन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास भी गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास भी गिवन है, और वाटर का मास भी गिवन है। और हमने फाइंड क्या करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 3 होता है सॉल्यूशन। और एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम वही स्टेप यूज करते हैं जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। वो जो 4 स्टेप मेथड हमने किया था, वो 4 स्टेप हम यूज करते हैं। बस कंबस्शन एनालिसिस और उस 4 स्टेप मेथड में सिर्फ ये फर्क होता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कंबस्शन एनालिसिस में, वो प्रीवियस मेथड से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है परसेंटेज। ये परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तीनों एलिमेंट्स की हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है उन सबकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए। और इस कंपाउंड में उसने बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला ड्राइव करके भी दिखाया था मैंने। इसमें मास ऑफ CO2, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ CO2 हम कैलकुलेट करते हैं 50% सॉल्यूशन ऑफ KOH की मदद से। और इसका वेट हम ऑलरेडी मेथड या प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसमें तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ 50% KOH सॉल्यूशन। वो कितना आया? 1.039। यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं कि मैसेज की, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, ये उसने कैलकुलेट करके इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में लिखी है। और कंपाउंड का मास इतना है 0.5439 मल्टीप्लाई 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100। जितना भी न्यूमिनेटर है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, और डिनोमिनेटर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम न्यूमिनेटर को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी कार्बन की 52.108। इसी तरह हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए। ये फॉर्मूला था जो हमने ड्राइव किया था, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास ऑफ वाटर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ वाटर हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नीशियम पर क्लोरेट की मदद से, MgCl4 होल ट्वाइस, इसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं। और इसकी मदद से जो कैलकुलेटेड मास उसने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, वो ये है 0.6369 ग्राम। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। नीचे हम
ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास पुट करेंगे इनटू 2.016 डिवाइडेड बाय 18 इनटू 100 मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 13.11। ये हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई है। और ऑक्सीजन की परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को सम करके उसको 100 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 में से होती है। 100 में से अगर हम कार्बन की भी परसेंटेज को माइनस कर दें, हाइड्रोजन की परसेंटेज को भी माइनस कर दें, तो पीछे हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज रिमेन होगी। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास कितनी आई थी? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 13.11 है। इनको सम करेंगे, सम करके 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 34.77। सो ये स्टेप नंबर 1 होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने को। उसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। स्टेप नंबर 2 में हम नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज या मास को डिवाइड करते हैं उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ। सबसे पहले हम कार्बन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन की परसेंटेज इतनी आई है, या इसको हम ग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज को। कार्बन के मास को कार्बन के एटॉमिक मास पे डिवाइड कर देंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, आंसर आएगा हमारे पास, वैल्यू आएगी 4.34। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की हम निकाल लेंगे। हाइड्रोजन की परसेंटेज को हम डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक मास के साथ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 होता है, तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 12.13। इसके बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑक्सीजन के मास को या परसेंटेज को हम इसके एटॉमिक मास पे डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीजन की परसेंटेज 34.77 आई थी, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। 16 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 2.17। ये स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 1 में हम परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करते हैं। और स्टेप नंबर 3 में हम एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है? जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उन नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल हमारे पास ये 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1 2 3। इन तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल ये है 2.17। तो इन सब नंबर ऑफ मोल्स को हम 2.17 पे डिवाइड कर देंगे एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन, इन सब नंबर ऑफ मोल्स को हमने 2.17 से डिवाइड किया, तो हमारे पास रेशियो आई है 2:6:1। ये स्टेप नंबर 3 होता है। और स्टेप नंबर 4 क्या होता है? स्टेप नंबर 4 होता है कि अगर एटॉमिक रेशियो हमारे पास सिंपल होल नंबर आ रही है तो वो उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर होल नंबर नहीं आ रही तो फिर उस एटॉमिक रेशियो को हम किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो एटॉमिक रेशियो है वो 2:6:1 है, होल नंबर है। 2, 6 और 1 ये तीनों जो है वो होल नंबर आ रहे हैं, तो ये इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C2H6O1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है।